हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं अपनी ऑनलाइन जर्नी में, सीयूईटी की जर्नी में। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे कंटिन्यूटी के साथ। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे इस लेक्चर का, क्योंकि लास्ट लेक्चर में कुछ अधूरा रह गया था। जो हमारी एरोमेटिसिटी की कहानी चल रही थी जीओसी में, उसमें कुछ कहानी अधूरी रह गई थी। उसी कहानी, अधूरी कहानी को हमें पूरा करना है। ठीक है। तो नहीं, तुम्हारी अधूरी कहानी नहीं है ये। ठीक है, ये एरोमेटिसिटी की अधूरी कहानी है, उसे पूरा करना है हमें। और जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सीयूईटी 2026 के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। केमिस्ट्री डोमेन के लिए हम यहाँ पे आपको मेंटर करेंगे, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वाराणसी के सेंटर पे आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल करा सकते हैं अपने आप को। या फिर अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम कि अगर कोई क्वेरी आती है आपको एडमिशन में, अगर कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कोई जानकारी चाहिए होगी आपको, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए, आपके सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, और इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी उन नए बच्चों के लिए जो इस लेक्चर में आए हुए हैं, डायरेक्ट इस लेक्चर को देखने आए हुए हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी जर्नी की तरफ, जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग समझ रहे थे, और जिसके बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। ठीक है। तो चर्चा हम लोग कर रहे थे एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। अभी जो हमें बात करनी थी वो ये करनी थी, फोकस नहीं हो रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों को एप्लीकेशंस के बारे में बात करना था। कुछ एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी क्या होता है, कैसे हम लोग देखते हैं किसी भी कंपाउंड में, क्या क्या फॉर्मूलेज थे, वो हम लोग चीजें हम लोग देखे हैं। ठीक है। तो जो भी अगर इस लेक्चर को डायरेक्ट देखने आया है बाबू, आप प्लीज एक बार जाकर के दूसरे जो पीछे वाला लेक्चर है उसको देख लें, उसके बाद इस लेक्चर में आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है। नहीं तो फिर सीधे एप्लीकेशन तो आपको समझ में आएगा नहीं। पहले एरोमेटिसिटी को जानना होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, किसे एरोमेटिक कहते हैं, किसे नॉन एरोमेटिक कहते हैं, और किसे एंटी एरोमेटिक कहते हैं। ये तीनों बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है। जैसे पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर डाइपोल मोमेंट। क्या करते हैं हम लोग? टू कंपेयर डाइपोल मोमेंट। ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं। वो क्या करते हैं? डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं, रोटेशनल एनर्जी को कंपेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कंपेयर करते हैं। और ये सब चीजें हम लोग तब कंपेयर करते हैं ना वो, जब कोई भी चीज या फिर कोई भी कंपाउंड है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले एरोमेटिसिटी है कि नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, या फिर हम लोग कह लें कि जो हमारे रोटेशनल एनर्जी होती है, बॉन्ड लेंथ होता है, वो कहीं ना कहीं उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जो हमारी स्टेबिलिटी होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है। किसमें होता है? एरोमेटिक में होता है। उसके बाद जो स्टेबिलिटी होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, और उसके बाद जो होता है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। ये हम हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो एरोमेटिक में होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक में, और उसके बाद कहीं जाकर के एंटी एरोमेटिक में होता है। ठीक है। और जो हमारा बॉन्ड लेंथ होगा, या फिर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, वो स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इस केस में। ठीक है। इस केस में स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्टेबिलिटी जो होगा वही जो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। अब इसमें अगर हमें पता लगाना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या फिर किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और फिर यहाँ वाले इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे पास चार्ज डेवलप होगा। ठीक है।
और इस केस में भी हमारे पास चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तीनों के हम लोग जो भी आर एस है उसको बना लेते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हमारे आर एस बनेंगे। अगर हम इसका आर एस बनाए तो ये बनेगा, इसका आर एस बनाए तो ये बनेगा, और इसका आर एस बनाए तो ये बनेगा। अब हमें देखना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास एक तरीका हमें पता है कि जो हमारे पास ये है ना, वो हमें बता रहा है कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और देन एंटी एरोमेटिक। तो हम देखेंगे कि सबसे एरोमेटिक सबसे पहले कौन सा है। तो ये जो पहला वाला कंपाउंड है हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन प्रेजेंट है, नॉन प्लेनर हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, नॉन एरोमेटिक। चलिए इसको हम लोग 1 कर देते हैं, इसको हम लोग 2 कर देते हैं और इसको हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे जो दूसरा वाला कंपाउंड है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में है। तो जी हाँ, बिल्कुल कंजुगेशन में, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। कह सकते हैं इसको कि हम लोग ये क्रॉस कंजुगेशन में भी है और एक्सटेंडेड कंजुगेशन में भी है, मतलब कंजुगेशन में है। लेकिन जो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो पहला हमें नॉन एरोमेटिक मिल गया, दूसरा हमें एंटी एरोमेटिक मिल गया। तीसरे की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि जो भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंजुगेशन में है। ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर ये जो चार्ज होगा वो यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, फिर उस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड इधर जाएगा। आप लोग बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हमने बताया है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी बताया है। तो आप यहाँ पे बना सकते हो और समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेनर भी है ये सिस्टम, कंजुगेशन में भी है और साइक्लिक भी है। तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है कि जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम एरोमेटिक होगा, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। सिंस यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब हमें पता चल गया एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक, तीसरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, तो उसके बाद जो होगा पहला और लास्ट में हो जाएगा दूसरा। तो ये आ गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और यही जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा, थर्ड वाले में होगा। ठीक है, उसके बाद किसमें होगा, फर्स्ट वाले में होगा। उसके बाद किसमें होगा, सेकेंड वाले में होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। स्टेबिलिटी का खेल है। और स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसका आरएस बनाएंगे और इस आरएस में हम लोग देखेंगे कि क्या कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला एप्लीकेशन हमारा हो गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, रिएक्शन विथ HCl, HBr, HI, H2SO4। और हमें पता है कि जो ये HCl, HBr और HI और H2SO4 है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे बाबू एसिड है। तो रिएक्शन विथ एसिड हम इसको कह सकते हैं कि अगर एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है इस कंपाउंड का तो उस केस में क्या होगा। या फिर हम लोग अगर बात करें तो जो कार्बोकेटायन होगा इसमें जनरेट, वो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। ठीक है, एसिड के साथ में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को आरएस गिवन है, इसमें हम लोग को जनरेट नहीं करना है। लास्ट वाले में हम लोग को बनाना था, इसमें आरएस गिवन है। यहाँ से इसका आरएस ये बन रहा है जब ये OH यहाँ से रिएक्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी आरएस ये है, इसका आरएस ये है और इसका आरएस ये है। कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्शन होने के बाद जो कार्बोकेटायन डेवलप हुआ है, चार्ज डेवलप हुआ है, उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जो पहला स्ट्रक्चर है। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमें मिल गया नॉन एरोमेटिक, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, पहला हमें मिल गया नॉन एरोमेटिक। दूसरा जो है अभी अभी हम लोगों ने देखा
कि ये इधर शिफ्ट होगा, फिर चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, फिर ये कंजुगेशन में है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और इसको भी जस्ट हम लोगों ने अभी देखा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन में भी है और प्लेनर में भी है, लेकिन सिंस इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। मुद्दा इसका आता है, तो ये कॉन्जुगेशन में भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सिस्टम हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो हमें इसमें चौथा एरोमेटिक मिल रहा है और साथ में दूसरा भी एरोमेटिक मिल गया। ठीक है, तो फोर्थ और सेकेंड में हम लोगों को कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या फिर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसका ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो सिर्फ इतना समझिए कि इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो इसके पास अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिंस ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। उसके बाद सेकंड वाला होगा। ठीक, उसके बाद बात आती है थर्ड और फर्स्ट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड वाला है एंटी एरोमेटिक और फर्स्ट वाला है नॉन एरोमेटिक। तो हमें पता है कि नॉन एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, एंटी एरोमेटिक वाले से। तो ये आ जाएगा हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और इसी स्टेबिलिटी से हम लोग रिएक्टिविटी निकाल लेंगे, रिएक्टिविटी विद एसिड या फिर रिएक्शन विद एसिड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई समस्या, कोई परेशानी, समझ में आया? रिएक्टिविटी जो है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। तो अगर फर्स्ट कार्बोकेटायन की अगर रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है और नॉन एरोमेटिक कौन है। तो हमें 2 एरोमेटिक मिला, जिसमें से फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन हमारे पास आ रहा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, चलिए ठीक है, क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बेनाइन, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा जो इसका एनायन जनरेट होगा, यहां से जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका एनायन जनरेट होगा। ठीक है, और जो एनायन जनरेट होगा वो किसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम लोग इसका अगर बनाने की कोशिश करें RS, या फिर कह सकते हैं कि रिएक्शन के बाद में जो हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये वाला इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमें इसमें पता लगाना है कि भाई ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं है इसमें, हमें पता लगा लिए कि इसका जो कार्बन आयन जो जनरेट हुआ वो कैसा है। तो जिसका कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। पता लगा सकते हैं आसानी से। पहला वाला जो है हमारा, हम लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कंजुगेशन में है, अगर वो साइक्लिक है, अगर वो प्लेनर है और उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर sp3 कार्बन आ जा रहा है, मतलब ये प्लेनरिटी से बाहर चला जा रहा है, नॉन प्लेनर हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। हमने बताया था ना कल क्लास में कि अगर वो प्लेनर नहीं हुआ, कंजुगेशन नहीं हुआ या फिर साइक्लिक नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये सिस्टम क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। इस केस में आते हैं तो इसमें प्लेनरिटी भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, तीनों चीज है। अब गिनेंगे हम लोग कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना है
और मैंने बताया था कि निगेटिव चार्ज को भी पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में होता है? जब सिस्टम एरोमेटिक होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो सिस्टम एरोमेटिक होता है। तो थर्ड वाला हमें मिल गया एरोमेटिक, फर्स्ट वाला मिल गया एंटी एरोमेटिक, और सेकंड वाला मिल गया हमें नॉन एरोमेटिक। तो जो इसका स्टेबिलिटी आएगा कार्बन आयन का, वो आएगा थर्ड, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद फर्स्ट आएगा वो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, कार्बोनायन। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। ठीक है, और यही जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, सिंपल, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। तो 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी का मतलब काशी नहीं, क्वासी। ठीक है, काशी बनारस नहीं, क्वासी है बाबू। क्वासी का मतलब होता है आधा, अधूरा, ऐसे हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पे टर्म यूज करते हैं क्वासी। ठीक है, तो अर्ध एरोमेटिक कहने का क्या मतलब है? क्या वो आधा एरोमेटिक होगा? जी नहीं, वो एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन देने के बाद वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या फिर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और ये कब होता है? जब वो आयनिक फॉर्म में जाता है कोई कंपाउंड, तब हम लोग उसको कहते हैं कि वो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे वो जिस सिस्टम में है ना, उस सिस्टम में वो एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन जैसे वो आयनिक फॉर्म में जाता है वो एरोमेटिक हो जाता है, और उसी सिस्टम को, उसी कंपाउंड को हम लोग क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? इनिशियली दे आर नॉट एरोमेटिक, बट आफ्टर formation of ions they become aromatic। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इस कंपाउंड के बारे में बात करें, या फिर इस शॉर्ट में अगर हम इसको लिखना चाहें ना, तो एरोमेटिक इन आयनिक फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। एरोमेटिक इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में जब वो एरोमेटिक होगा उसी को हम लोग क्वासी एरोमेटिक फॉर्म कहते हैं। और इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है बाबू। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, जितने भी क्वासी एरोमेटिक होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे। और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा ही। क्यों? क्योंकि वो चार्ज के फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है, तो हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, उसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा ही रहेगा। क्या होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड? ऐसा कंपाउंड जो पहले तो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन जब वो आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, आयनिक फॉर्म में जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है? एरोमेटिक हो जा रहा है। और ये सारा पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। वाटर सॉल्युबल है तभी तो वो आयन के फॉर्म में जा पाएगा, और आयन के फॉर्म में गया तो वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो गया। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वासी एरोमेटिक कहते हैं। और जैसे आयन के फॉर्म में गया, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ गया उसके पास। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा चारों पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या? एग्जाम्पल अगर हमारे पास है तो बेटर है। हम्म
ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल। देखिए, फ्यूज हाइड्रोकार्बन, दूसरा है साइक्लिक कीटोन, और तीसरा है एजोलीन। ये तीनों जो है ना, ये क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक कार्बन या फिर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम लोग कहते हैं क्यूएसी। क्यूएसी, ठीक है। क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि भाई क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो पहले देखिए, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, और ये भी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, ये तो गड़बड़ बना है भाई। एजुलिन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये गड़बड़ बना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है पीपीटी बनाते टाइम पे, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। जो हमारे पास एजुलिन का स्ट्रक्चर होता है ना बाबू, वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है, और इसी का जो हम लोग बनाते हैं आयनिक फॉर्म, तो वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा एजुलिन। चलिए कोई बात नहीं, पीपीटी वाले सर को थोड़ा सा माफ कर दीजिए आप लोग, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब ये आयन के फॉर्म में जाता है, तो ये देखिए सिस्टम कैसे एरोमेटिक हो रहा है। दो दो चार दो छह, छह पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन, तो ये हो गया एरोमेटिक। ये क्या हुआ, दो पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। और जब दोनों अलग अलग रिंग कंजुगेशन में है, एरोमेटिक है, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, चार्ज इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये भी सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये नहीं था, ये एरोमेटिक हो गया, कब हुआ, जब ये आयंस के फॉर्म में आया। वैसे ही जब ये आयंस के फॉर्म में आता है, तब क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक हो जाता है, एजुलिन्स भी, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होते हैं, पहले तो नहीं होते हैं, इनिशियली नहीं होते हैं क्या, एरोमेटिक, और बाद में वो क्या हो जाते हैं, एरोमेटिक हो जाते हैं। कब, जब वो आयंस के फॉर्म में जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं वो, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और कोई एग्जांपल है, नहीं। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक, कोई बात नहीं। तो यहां तक आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग एरोमेटिक पढ़े कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और अगर वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक, और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो एरोमेटिक। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ऊपर का 3 कोई फॉलो नहीं कर रहा है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक लास्ट लेक्चर में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, और एक नया टॉपिक हम लोगों ने देखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई क्या होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, और कौन होते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो पहले नहीं होते हैं एरोमेटिक, लेकिन जब वो आयन के फॉर्म में जाते हैं तो वो एरोमेटिक हो जाते हैं। एरोमेटिक इन आयनिक फॉर्म, एरोमेटिक इन आयनिक फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, हम्म इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स कर लीजिए, तब तक मैं भी जल ग्रहण कर लेता हूँ, ठीक है।
रिलैक्स हो लिए आप लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है भाई? तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अगर याद होगा आप लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है बाबू। क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। और कैसा है? ये है टेम्पोररी। अगर आप लोग पहले जो पढ़े थे वो सारे परमानेंट थे, ये आदमी क्या है? टेम्पोररी है। ठीक है, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और ये टेम्पररी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमेशा ये जो ऑपरेट होता है, ऑपरेट इन प्रेजेंस ऑफ, ऑपरेट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। भाई अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक कर रहा है, कहाँ? रिएजेंट, रिएजेंट सबस्ट्रेट पे जो अटैक कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कि अटैकिंग एजेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है और ये टेम्पोरेरी होता है, ऑपरेट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब तक उसके पास अटैकिंग रिएजेंट है तब तक वो अपना काम दिखाएगा, बताएगा कि नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही ये रिएजेंट को हम लोग हटाएंगे, अटैकिंग रिएजेंट को, वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को स्कूल वाला, कि स्कूल में आप लोग बैठे हैं, उधम मचाए हुए, अगर क्लास खाली है तो जैसे ही क्लास में कोई क्लास टीचर आता है आप शांत हो जाते हो। होता है, पता नहीं मतलब हाँ हो ही जाता है, टीचर के आने से क्लास शांत, तो क्लास शांत हो जाता है। तो वो क्या है? टेम्पोररी इफेक्ट है। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया आप लोग वापस से डिफॉर्म हो जाते हो, इधर उधर इससे बातें, उससे झगड़ा, उससे लड़ाई करने लगते हो। तो क्या होता है? टेम्पोररी इफेक्ट। किसके प्रेजेंस में इफेक्ट दिखा? टीचर के प्रेजेंस में। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसके प्रेजेंस में दिखेगा? अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में दिखेगा। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट हम लोग हटाएंगे, सेम वही पोजीशन हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ रहेगा वो वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा। एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इसको, अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो यहां पे जैसे मान लीजिए CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसमें अब क्या हुआ कि हम लोग अटैकिंग रिएजेंट लिए साइनाइड को, Cn माइनस को हम लोग क्या लिए? एज ए अटैकिंग रिएजेंट। और ये अटैक किया किस पे? इस पे, इथीन पे। अब ये जो अटैक किया ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? ये प्यारा सा बॉन्ड अपना पाई वाला एक ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे डेवलप हो गया चार्ज, यहाँ पे डेवलप हो गया चार्ज CH2। ठीक है, डेवलप क्या हुआ? यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ। और किधर चार्ज डेवलप हुआ? तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया, एक पे निगेटिव और एक पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी एक एटम पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है? इसी को हम लोग कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आया? ये है Cn माइनस, तो ये किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस पे अटैक करके अपना बॉन्ड बना लेगा और ये चार्ज डेवलप का वैसे ही रहेगा। और जैसे ही ये Cn यहाँ से हटेगा, ये वापस से चार्ज डिस्प्लेस होकर यहाँ पे अपना फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा। कहानी टाइप में हो गया क्या? कुछ कहानी हो गया क्या? और तोड़ा मरोड़ा जाए कहानी को, और विस्तार किया जाए कहानी को। चलिए, हुआ क्या यहाँ पे कि ये कोई हमारे पास कंपाउंड था जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। होना ही है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करते हैं ना, बजाय इंडक्टिव इफेक्ट के। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हुए किसी एक एटम पे, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब किधर होगा वो हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल समझ लेते हैं कि इधर हो जाता है, किसी एक पे हम लोग कर देते हैं, ये इधर गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब Cn माइनस है तो किस पे अटैक करेगा? Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें
इसको नोट कर लीजिए, इसको फटाक से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लिए। चलिए, डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डिफिनीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसका हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं सबसे पहले बाबू, ठीक है। डिफिनीशन क्या है? द पोलैरिटी डेवलप्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन टू द एटम directly linked with multiple bond, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज, अब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जरूर लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बिना इससे तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छे से समझेंगे अगर इसको हम लोग, तो ये जो होता है, अब यहाँ पे देखिए, सेम एग्जांपल हम लोग लिए CH2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोई H+ ले लिए, ये हमारे पास अटैकिंग एजेंट है, कोई एसिड है, ठीक है। अब ये क्या किया? अटैक किया। अटैक करने से क्या हुआ? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ? चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जा रहा है किस पे? किसी एक एटम पे, और जो एटम पे ट्रांसफर हो रहा है वो एडजेसेंट एटम है, ठीक है, या फिर उसी एटम पे ट्रांसफर हो रहा है जो डायरेक्टली लिंक है इस मल्टीपल बॉन्ड से। क्या कह रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन टू द एटम डायरेक्टली लिंक्ड विद द मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। और इस मल्टीपल बॉन्ड से ये जो कार्बन एटम है डायरेक्टली लिंक्ड है, और इसी कार्बन एटम पे ये जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कह रहे हैं। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? किसी न किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये किस पे रिएक्ट करेगा? यहाँ पर आकर के रिएक्ट करेगा, और इसके बाद जो बॉन्ड बनाएगा वो कैसा बन जाएगा? CH3 हो जाएगा और CH2+ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। समझ में आया? द पोलैरिटी डेवलप्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू द एटम डायरेक्टली लिंक्ड विद द मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान समझिए, पोलैरिटी डेवलप हो रही है ना, माइनस प्लस, पोलैरिटी डेवलप्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू द एटम डायरेक्टली लिंक्ड विद द पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कह रहे हैं। अब इससे अच्छे से नहीं समझ में आएगा आपको, इससे अच्छे से आपको ना समझाया जा सकता है और ना आप समझ सकते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया तो, ठीक है। समझ में आया? अब जो होता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो +E और दूसरा -E। जैसे हम लोग +I -I +M -M पढ़ते आ रहे थे, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी +E हो जाता है और -E हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। +E इफेक्ट कौन सा होता है? +E इफेक्ट कौन सा होता है? अगर यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अभी हम कुछ लिखवाएंगे वहां पे, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में चार्ज डेवलप हुआ, और इस चार्ज पे जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है इसी एटम पे अटैच हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? +E इफेक्ट कहेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अभी समझेंगे आप लोग जब हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द
अटैकिंग रिएजेंट शुड, इफ ऐसे लिखेंगे, इफ if the attacking reagent attached to, किससे अटैच हो रहा है, attached to the atom at which pi electron, to the atom at which pi electron is transferred, then this effect is known as प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, प्लस ई इफेक्ट के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। कब? इफ द अटैकिंग रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट एटम एट विच चार्ज इज डेवलप्ड, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे पहले तो एक पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कितना मिस्टेक होगा रे बाबा। ठीक है, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी पाई इलेक्ट्रॉन जिस पे ट्रांसफर हुआ है, जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, अगर उसी एटम पे चार्ज क्या हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट जाकर के अटैच हो रहा है। इफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू द एटम एट विच पाई इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस इफेक्ट। अगर जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उसी एटम पे अटैकिंग रिएजेंट जाकर के अटैक कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ई इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस ई इफेक्ट हो जाएगा। सेम एग्जांपल ये है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो इधर हो रहा है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब इस केस में ये जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे इधर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इधर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो CH3 है हमारा, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये हम लोग पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज उधर की तरफ पुश होगा, तो इसलिए जो हमारे पास जो चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज जो होगा वो किधर जाएगा, वो इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे जाएगा, इसीलिए जो निगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे डेवलप हो रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो इसी कार्बन पे अटैच हो रहा है, इसी कार्बन पर अटैच हो रहा है। चाहे तो हम इसको मार्कोनिकॉफ रूल से भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है H+ है, वो किस पे अटैच हो रहा है, इस कार्बन पे अटैच हो रहा है, उस कार्बन पे अटैच हो रहा है जिस कार्बन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे ट्रांसफर हुआ है उसी कार्बन पर ये अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, प्लस ई इफेक्ट कह देंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पहले तो समझे आप लोग। अब यहाँ पे प्लस ई और माइनस ई का खेल है। प्लस ई तब होगा जब कभी जो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है जिस एटम पे, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है जिस एटम पे, उसी एटम पे अगर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, उसी एटम पर अगर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कई बार इसलिए बोल रहा हूं कि मिस ना हो कोई चीज, दिमाग में उठा लो, एकदम समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या है। If the attacking reagent attached to the atom at which pi electron is transferred, then this effect is known as plus effect. ठीक, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, समझ में आ रहा मुन्ना, शाबाश। अब हम लोग चलते हैं माइनस ई इफेक्ट की तरफ। चलिए भाई, माइनस ई इफेक्ट। अब यहां पे क्या होता है, if the attacking reagent attached opposite to the atom at which pi electron is transferred। ठीक है, ट्रांसफर का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ट्रांसफर। देन this effect is known as minus E effect। ठीक है, माइनस ई इफेक्ट के नाम से वो जाना जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है
इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना शिफ्ट, ठीक है। लेकिन जो Cn है वो किस पे अटैच हो रहा है, इस कार्बन पे हो रहा है। जिस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उसके अपोजिट पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, उसके अपोजिट पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -E हो जाएगा। बस इतनी ही कहानी है इसकी, बस इतनी ही कहानी है इसकी, +E और -E की, कि +E तब होगा जब उसी कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और अगर उसके अपोजिट में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -E हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए, बहुत सही, इतनी कहानी तो कम से कम आप लोग समझे। इसके बाद क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे आज का काम समाप्त, कोई बात नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, और उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी कभी कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है और उसके वजह से जो चार्ज डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कह देते हैं। लेकिन किसके प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। और ये दो प्रकार का होता है, +E और -E। +E कब कहेंगे, जब भी कभी चार्ज डेवलप हो रहा है और जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसी कार्बन एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है तो वो +E, उसके अपोजिट में अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है तो वो -E। एक बार और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बता सकते हैं कहां नहीं समझ में आया, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक है, आई होप काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आसान सा लिया हमने, एक्सप्लेन किया आपको थ्योरी के साथ में, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ तो इसमें बचा नहीं है, ज्यादा एग्जाम्पल तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ज्यादा इससे पूछता भी नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए जरूरत है ये सब चीजें। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्पेशल बुक्स हैं जो रैंकर एजुकेयर आप लोगों को प्रोवाइड करता है, जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो रैंकर एजुकेयर आपके लिए ये कुछ स्पेशल बुक्स जो कि आपके सीयूईटी के लिए हेल्प करती है, हर एक डोमेन के लिए स्पेशल बुक्स बनी हुई है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। इनरोल करने के बाद इसको ले सकते हैं, और कैसे इनरोल करना है क्या करना है वो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया ही गया है। इसके बाद जो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जो भी पोटेंशियल है उसको ईमानदारी से पढ़ाई के प्रति खर्च करिए, चीजों को समझने में ज्यादा समय लगाइए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। और दूसरी चीजें मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे एग्जाम होगा उसमें सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो हमें डीप पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ना समझ में आए तो क्वेरी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर आपके पास है ही। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, नमस्कार।